नमस्कार साथियों, लिटरेचर लवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह। आज हम लोग वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे। किसके बारे में समझेंगे? वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। क्योंकि हिंदी व्याकरण में जो शुरुआत होती है वह वर्ण व्यवस्था से ही होती है। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, यहाँ से क्वेश्चन चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो या कि यूपीएसआई हो और पुलिस जैसी भर्ती में टेट सुपर टेट में भी पूछे जाते रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले व्याकरण के अंतर्गत हम वर्ण व्यवस्था से ही शुरुआत करेंगे। व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहले हम वर्ण व्यवस्था पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था, जो वर्ण होता है वह भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की वह लघुतम इकाई होती है जिसे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता, यानी जिसके टुकड़े ना किए जा सकें। जैसे आधक्का प्लस आ प्लस आधा ला और प्लस आ बराबर कल। तो ये जो कल शब्द है इसका ये वर्ण विच्छेद है। क्या है? वर्ण विच्छेद। तो ये जो वर्ण है इनकी संख्या 4 है। अधक्का प्लस आ प्लस आधा ला और प्लस आ। तो इन चारों के जो टुकड़े किए, कल का जो टुकड़ा किया गया है कल शब्द का, ये 4 हुए हैं। तो इन चारों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। ये 4 ही रहेंगे और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वर्ण की डिफिनीशन क्या हुई कि यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे खंडों में नहीं विभाजित किया जा सकता। तो ये तो ऑलरेडी खंड हैं ही, तो इनके और खंड नहीं किए जा सकते, इसलिए इसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। और वर्ण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। तो स्वर जो है वो स्वतंत्र उच्चारित होता है। स्वतंत्र उच्चारित, स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं। और स्वरों की सहायता से उच्चारित, स्वरों की सहायता से उच्चारित, स्वरों की सहायता से उच्चारित, स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं और स्वरों की सहायता से उच्चारित वर्णों को व्यंजन कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं यह भी जानना जरूरी है। वर्णमाला, वर्णमाला, तो वर्णमाला जो होता है यह वर्णों का निश्चित क्रम होता है। इसमें क्या होता है? वर्णों का निश्चित क्रम या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के निश्चित क्रम, वर्णों के निश्चित क्रम, वर्णों के निश्चित क्रम या व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के अंतर्गत 52 वर्ण होते हैं। कितने? 52 वर्ण आते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। और जो स्वरों की संख्या होती है यह कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। तो आइए देखते हैं कि स्वरों की संख्या 11 किस प्रकार से होती है। स्वर, तो स्वतंत्र उच्चारित वर्णों को स्वर कहते हैं और स्वरों की जो संख्या है वो 11 होती है। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ और औ। आइए देखते हैं कि संख्या 11 हुई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस प्रकार से स्वरों की संख्या 11 हुई। यह क्वेश्चन
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है और ऑप्शन में 11, 13 और 10 तीनों विकल्प दे दिया जाता है, एक विकल्प कोई और दे दिया जाता है। तो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं कि अन और अह को भी जोड़ देते हैं। किसको? अन और अह, इसको भी जोड़ देते हैं और ऑप्शन में जो 13 संख्या लिखी रहती है उसी पे सही का निशान लगा देते हैं। और इस प्रकार से तो 13 हुई, लेकिन ये जो अन अह हुए, ये जो अन अह हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है और इनका जो है, इनकी गिनती स्वरों के अंतर्गत नहीं होती है। तो अगर स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 11 ही बताना है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, अयोगवाह का मतलब होता है कि योग न होने पर भी जो साथ रहे। अयोगवाह का मतलब होता है योग न होने पर भी जो साथ रहे, उसे ही अयोगवाह कहते हैं। इसके बाद देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण किसका वर्गीकरण? स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण सबसे पहले हम मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर देखेंगे। क्या देखेंगे? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण काल मतलब उच्चारण में समय लगने के आधार पर। तो मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, और दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। तो पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। और इसके अतिरिक्त इसे एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मात्रिक स्वर। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। अ, ई, उ और री। ये 4 प्रकार के जो स्वर हैं, अ, ई, उ और री, ये जो चारों हैं, इन्हें ही ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन होती है कि जिन स्वरों का उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगे। क्या लगे? बहुत ही कम समय लगे, उसे ही हम ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। और एक मात्रिक का मतलब होता है कि इसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। मतलब इसे द्विमात्रिक कहते हैं और इसे एक मात्रिक कहते हैं। एक मात्रिक का मतलब लघु। इसे लघु स्वर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लघु स्वर भी कह सकते हैं। और छंद में देखेंगे कि एक लघु मात्रा होती है और एक गुरु मात्रा होती है। तो जो लघु मात्रा होती है उसका निशान इस तरीके से होता है और गुरु मात्रा का निशान इस तरीके से होता है। तो इसको 2 कहते हैं और इसको 1 कहते हैं, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इसे संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर। तो दीर्घ स्वरों को जो उच्चारण होता है इसमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है? 2 गुना। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगे उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इनकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अ, ई, उ और ए, ऐ, ओ और औ।
ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी हुई? 4 हो गई, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 हो गई। तो जो ये दीर्घ स्वर हैं, इसमें स्वरों की संख्या तो 7 होती है, लेकिन इसके अंतर्गत सजातीय और विजातीय भी आते हैं। क्या आते हैं? सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय। देखते हैं कि सजातीय और विजातीय किसे कहते हैं। तो मैंने दीर्घ स्वरों के अंतर्गत स्वरों की संख्या 7 बताई थी। उसमें आ, ई और ऊ था। इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। तो 3 ये हुए और 4 ये हुए। ये 7 जो है दीर्घ स्वर हुए। लेकिन जो आ है, ये आ प्लस आ से मिलकर बना हुआ है, और ई प्लस ई से मिलकर बनी हुई है, और ऊ प्लस ऊ से मिलकर बना हुआ है। तो इसे सजातीय स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें समान वर्ण जुड़े हुए हैं। जो संधि हुई है वो समान वर्णों की संधि से बने हुए हैं। समान वर्णों से मिलकर बने होने के कारण ही इसे सजातीय स्वर कहते हैं। तो सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई, आ, ई और ऊ। तो इसमें आ प्लस आ दोनों वर्ण समान हो गए, दोनों स्वर समान हो गए। ई प्लस ई ये भी समान हो गए, और ऊ प्लस ऊ ये भी समान हो गए। लेकिन ए में होता है आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, और आ प्लस ओ बराबर औ। तो ये जो है, इसमें दोनों स्वर असमान हैं। इसमें तो यहाँ पर समान थे, लेकिन यहाँ पर असमान है, यहाँ भी असमान है, यहाँ भी असमान है, और यहाँ पर भी असमान है। तो असमान होने के कारण ए, ऐ, ओ, औ को क्या कहते हैं? विजातीय स्वर कहते हैं। इसे विजातीय मतलब असमान स्वरों से मिलकर बने होने के कारण ही इसे विजातीय स्वर कहते हैं। और इसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। दीर्घ स्वरों की संख्या तो पूछता ही है कि कितनी होती है, तो उसको तो 7 बता ही लोगे आप लोग। लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी होती है? 4 होती है, जितना विजातीय स्वरों की संख्या होती है। तो विजातीय स्वरों की संख्या 4 हुई, और संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 हुई। और इसके बाद है तीसरा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का प्रयोग रोने, गाने, चिल्लाने या आलाप करने में किया जाता है, और इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लुत स्वर का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। कितना समय लगता है ह्रस्व स्वर का? तिगुना समय लगता है। 3 गुना समय लगने के कारण ही इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे ओम शब्द हुआ, तो ओम शब्द का जो उच्चारण किया जाता है वो इस प्रकार किया जाता है, ओम। तो इसमें जो है ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर तो बहुत जल्दी बोल दिया जाता है, और दीर्घ स्वर जो होता है उसमें ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, इसलिए उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। लेकिन जो त्रिमात्रिक स्वर है, प्लुत स्वर है, इसमें ह्रस्व स्वर का तिगुना समय लगता है। कितना समय लगता है? तिगुना समय लगता है, और तिगुना समय लगने के कारण ही इसे त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। और ओम का उच्चारण बहुत ही लंबे समय तक किया जाता है।
इसके बाद आ जाता है हमारा दूसरा वर्गीकरण। तो दूसरे वर्गीकरण को हम पढ़ने के लिए एक सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सारणी। तो आइए देखते हैं सारणी कैसे बनेगी। पहले समृत स्वर, दूसरे नंबर पर अर्ध समृत और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत और चौथा है विवृत। समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। यहां पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो सारणी के माध्यम से बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा स्वरों का वर्गीकरण। इसमें कौन कौन सा वर्गीकरण होगा? एक तो होठों की गोलाई के आधार पर वर्गीकरण, और दूसरा जीवा के उत्थापित भाग के आधार पर, और तीसरा मुख की आकृति के आधार पर। तो इसमें समृत के अंतर्गत आ जाता है ई, और यहां पर उ, यहां पर ए और यहां पर ऐ, ओ, औ, आ और आ, और यहां पर आ, यहां पर री। अब इसको देखते हैं कि कैसे जो है इसको समझना है। तो समृद्ध का मतलब होता है बंद। क्या होता है? बंद। तो बंद का मतलब यह है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग पूरा बंद हो, उसे हम क्या कहेंगे? समृत स्वर कहेंगे। जिन स्वरों या ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग पूरा बंद हो। कितना बंद हो? लगभग पूरा बंद हो। तो समृत का मतलब होता है बंद। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग पूरा बंद हो, उसे समृत स्वर कहते हैं। और अर्ध समृत का मतलब, अर्ध का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। और समृत का मतलब होता है बंद। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद हो, उसे हम अर्ध समृत स्वर कहेंगे। और तीसरा है अर्ध विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। क्या होता है? खुला हुआ। और अर्ध का मतलब आधा होता ही है। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा खुला हुआ हो, कितना खुला हुआ हो? आधा खुला हुआ हो, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहेंगे। और विवृत का मतलब होता है पूरा खुला हुआ। क्या होता है? पूरा खुला हुआ। तो इसमें इन स्वरों का उच्चारण करते समय, किसका? विवृत स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख पूरा खुला रहेगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। होठों की गोलाई के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो जो मैंने गोला बना दिया है, ये गोला के अंतर्गत जो भी स्वर हैं, गोला के अंतर्गत जो भी स्वर हैं, ये क्या हैं? ये होठों की गोलाई के अंतर्गत आते हैं। तो होठों की गोलाई के अंतर्गत दो प्रकार के स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार, और दूसरा होता है अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। वृत्ताकार मतलब वृत्तमुखी, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा जो होठ होगा वो वृत्त के आकार का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वृत्त के आकार का। उसे हम वृत्ताकार या वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। और
जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों की स्थिति जो है अवृत्ताकार हो जाएगी, मतलब वृत्त के आकार का ना होकर किसी अन्य आकार में हो जाएगी, उसे हम अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और इसे सहज स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। तो मैंने वृत्त के आकार के अंदर जिन स्वरों को कर दिया गया है वो स्वर क्या होते हैं, वृत्ताकार स्वर होते हैं। अब उच्चारण करके आप लोग इसी समय देख सकते हैं, उ, ओ, और आ। ये जो उ है, उ, औ, ओ और औ और आ, ये पांचों वृत्ताकार स्वर हैं, क्योंकि उनका उच्चारण करते समय हमारे होठों का जो आकार होता है वह गोलाकार हो जाता है। कैसे हो जाता है, गोलाकार, यानी वृत्त के आकार का हो जाता है। इसीलिए इसे हम वृत्ताकार स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। 1, 2, 3, 4 और 5 होती है। आप इस आ को नहीं समझ रहे होंगे कि ये क्या है। ये जो है आगत स्वर एक प्रकार से होता है। क्या होता है, आगत स्वर। तो इसको जो है, जैसे हम लिखते हैं कॉपी, क्या लिखते हैं, कॉपी। जैसे कॉपी लिखे तो कॉपी लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें चंद्र नहीं रहता है, मतलब चंद्र बिंदु की तरह ही होता है, लेकिन चंद्र तो रहता है पर बिंदु नहीं रहता इसमें। इसे आगत स्वर कहते हैं। ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ है। तो जैसे अंग्रेजी शब्द कॉपी, टॉफी और कॉफी, डॉक्टर, इन सभी शब्दों को लिखते समय इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पांचों जो स्वर हैं ये वृत्ताकार स्वर हुए, और इसके अलावा जो भी स्वर बचे ये सभी क्या हो गए, अवृत्ताकार स्वर हो गए। क्या हो गए, अवृत्ताकार स्वर हो गए, क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठों का जो आकार होता है वह वृत्त के आकार का न होकर किसी अन्य आकार में हो जा रहा है, इसलिए इसे अवृत्ताकार स्वर कहेंगे। तो ये जो गोला के अंतर्गत मैंने किया है ये वृत्ताकार स्वर है, और जो गोला के बाहर है वह अवृत्ताकार स्वर है। और इसके बाद जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखेंगे। किसके आधार पर, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्वर होते हैं। आइए देखते हैं कि वो 3 प्रकार के स्वर कौन कौन से हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये तीनों स्वर क्या हैं, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर हैं। कितने प्रकार के होते हैं जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। तो यह भी जानना जरूरी है कि किसे अग्र स्वर कहा जाता है, किसे मध्य स्वर कहा जाता है और किसे पश्च स्वर कहा जाता है। तो जिन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से किया जाए। जिह्वा के अग्रभाग का मतलब ये जो हमारी जीभ है, जीभ की जो नोक है, इससे जिन स्वरों का उच्चारण किया जाए उसे हम अग्र स्वर कहेंगे, उसे हम अग्र स्वर कहेंगे। तो अग्र स्वर के नीचे देखिए, अग्र स्वर के नीचे इस तरह, जब इस तरह हम चलेंगे
तो अग्र स्वर के अंतर्गत ई, री, ए, ऐ, ये 5 स्वर अग्र स्वरों के अंतर्गत आते हैं। आप न विश्वास हो तो उच्चारण करके देख सकते हैं। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो इनका उच्चारण जिह्वा के अग्र भाग के आधार पर ही संभव हो पाएगा, इसलिए इसे अग्र स्वर कहते हैं। तो ई, री, ए और ऐ, ये 5 स्वर अग्र स्वर हैं, और जो मध्य स्वर है यह आ है। मध्य स्वर में केवल आपका आ आएगा, मध्य स्वर के अंतर्गत आपका केवल आ आएगा, क्योंकि आ का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, जिह्वा के बीच वाले भाग से इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसे हम मध्य स्वर कहते हैं। और पश्च स्वर में तो आप देख ही रहे हैं, पश्च स्वर। तो पश्च स्वरों में जो है आपका आ जाएगा उ, ओ, औ, और आ, 6 स्वर आ जाएंगे। तो पश्च स्वरों का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा के पश्च भाग का प्रयोग किया जाए। तो ये जो स्वर हैं आप ट्राई भी कर सकते हैं, बोलकर देख भी सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपकी जो जिह्वा होगी उसके पश्च भाग से ही इसका उच्चारण संभव हो पाएगा। तो जिह्वा के पश्च भाग से उच्चारण होने के कारण ही इसे पश्च स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्च स्वर। तो होठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार, अवृत्ताकार, और जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद नंबर आ जाता है मुख की आकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुख की आकृति के आधार पर। तो मुख की आकृति के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। संवृत, अर्धसंवृत, अर्धविवृत और विवृत। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग पूरा खुला हुआ हो उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। संवृत का अर्थ बंद होता है। क्या होता है? बंद। तो संवृत के सामने देखिए, संवृत के सामने आ जाएगा आपका ई, री, उ और उ। संवृत के वाली लाइन में देखिए आप, संवृत वाली लाइन में देखिए, संवृत वाली लाइन में ई, री और उ आ रहा है। तो ये सभी स्वर संवृत स्वर हुए। और अर्ध संवृत का मतलब होता है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग आधा बंद हो। कितना बंद हो? लगभग आधा बंद हो। तो संवृत वाली लाइन में देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपका आ रहा है ए आ रहा है और ओ आ रहा है, ए और ओ। और अर्धविवृत के अंतर्गत आपका आ रहा है ऐ, आ, औ और आ। क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण, इन चारों स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख लगभग आधा खुला हुआ है। और लास्ट है हमारा चौथा नंबर विवृत स्वर। तो विवृत स्वर में केवल एक स्वर आएगा। कौन सा? आ आएगा। तो जब हम इस आ का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख पूरा खुल जाता है, इसीलिए इसे हम विवृत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। तो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक का स्वर कहा जाता है और प्लुत को त्रिमात्रिक स्वर कहा जाता है। इसके उपरांत मैंने आपको बताया था कि होठों की गोलाई के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। और उसके उपरांत जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर बताया गया था। तो जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसके उपरांत मुख की आकृति के आधार पर, तो मुख की आकृति के आधार पर स्वरों
स्वर जो है वो 4 प्रकार के हुए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक समृत, अर्ध समृत, अर्ध विवृत और विवृत। तो इस प्रकार से स्वर जो है इस आधार पर हुए। इसके बाद हम देखेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर, कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से होता है। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा कंठ। तो इसका सूत्र ही होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या होता है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो कंठ से उच्चारण होता है आ और आ का, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। और दूसरा है तालव्य, तालव्य या तालु। तालु से किसका उच्चारण होता है? इच यसाणाम तालु, ई। इसका उच्चारण तालु से होता है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, कंठ से आ और तालव्य से ई। और उसके बाद है ऋतु रसाणाम मूर्धा। मूर्धा से किसका उच्चारण होता है? री का होता है। और उसके बाद उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव, यानी ओष्ठ से उच्चारण किसका होता है? उपु पद्मानीया नाम ओष्ठव। तो ओष्ठ से उ और उ का उच्चारण होता है। और पांचवा है कंठ तालु। क्या है? कंठ तालु। कंठ तालु से ए और ऐ का उच्चारण होता है। और इसके बाद है कंठोष्ठ, कंठ्योष्ठ। कंठोष्ठ से ओ और औ का उच्चारण होता है। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। तो इसको आप जो है बोलकर देख लीजिए कि आप उच्चारण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसके बाद हम आपको अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग के बारे में भी बताएंगे। मैंने आपको स्वर पढ़ाते समय स्वरों की संख्या 11 बताया था। कितना बताया था? 11 बताया था। और ये भी बताया था कि 2 कौन से स्वर हैं जिन्हें स्वरों के अंतर्गत नहीं गिना जाता। तो उसे मैंने बताया था अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। तो अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। क्या आते हैं? अनुस्वार और विसर्ग आते हैं। तो आइए देखते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ हो गया, तालव्य हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठ तालु हो गया और कंठोष्ठ हो गया। इसके बाद हम देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक के बाद निरनुनासिक, निरनुनासिक और अनुस्वार भी देखेंगे और विसर्ग भी देखेंगे। विसर्ग। तो अनुस्वार का चिन्ह होता है, अनुनासिक का चिन्ह होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। और अनुस्वार का चिन्ह होता है एक बिंदी रहती है इसमें। तो अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। तो जो अनुनासिक होता है इसका उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है। किससे किया जाता है? नाक और मुख दोनों से किया जाता है। और जो निरनुनासिक स्वर होता है इसका उच्चारण केवल मुख से किया जाता है। किससे? मुख से।
तो अनुनासिक में जैसे हो गया आपका चांद, दांत, गांव। चांद, दांत, गांव। अब देखिए इसमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ है, चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो अनुनासिक किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय या जिसका जैसे शब्द है, इन शब्दों का उच्चारण करते समय ये जो अनुनासिक है इसका उच्चारण नाक और मुख से किया जा रहा है। किससे हो रहा है? नाक और मुख से, दोनों से साथ साथ हो रहा है, इसलिए इसे अनुनासिक कहते हैं। और निरनुनासिक, निरनुनासिक मतलब जिसका उच्चारण केवल और केवल मुख से हो। किससे हो? केवल और केवल मुख से हो, उसे हम निरनुनासिक कहते हैं। जैसे इधर उधर। अब इधर उधर में इधर उधर का जो उच्चारण किया जा रहा है इसका उच्चारण नाक से तो हो नहीं रहा है, इसका उच्चारण केवल और केवल मुख से हो रहा है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुस्वार। क्या पढ़ेंगे? अनुस्वार। अनुस्वार में जो हवा निकलती है यानी वायु निकलती है वो केवल किससे निकलती है? नासिका से निकलती है, केवल नासिका से निकलती है। और जो विसर्ग का चिन्ह होता है वो ये होता है, जैसे संस्कृत में इसे विसर्ग कहते हैं। ये दो बिंदी रख दिया जाता है तो इसे विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग हा के समान किया जाता है। किसके समान? हा के समान। जैसे प्रातः और प्रायः। तो प्रातः और प्रायः में विसर्ग का प्रयोग हुआ है और अनुस्वार में केवल हवा नासिका से निकलती है। अब अनुस्वार में भी देख लेते हैं कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे लंगूर, लंगूर, अंगूर। तो अंगूर और लंगूर इसको बोला जा रहा है तो हवा जो है वो केवल नासिका से निकल रही है, वायु केवल नासिका से निकल रही है, मुख से नहीं निकल रही है। मुख से निकल रही है तो वो निरनुनासिक हो जा रहा है। क्या? निरनुनासिक। तो इस प्रकार से अनुनासिक, निरनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग में ये अंतर है। तो इस प्रकार से ये जो है स्वर इतना ही है। इसके आगे हम व्यंजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम व्यंजन को देखेंगे। आज हमने स्वर देखा है, स्वर को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। तो आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया और आपको क्लास कैसी लगी यह जरूर बताने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। तो आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।